आप सब ने त्योहारों के टाइम पर बड़े बड़े सुपरमार्केट्स को डिस्काउंट देते हुए तो ज़रूर से देखा होगा, क्योंकि बड़े बड़े सुपरमार्केट्स जैसे बिग बाज़ार, रिलायंस रिटेल ये त्योहारों के टाइम पर फेस्टिवल्स ऑफर्स चलाते हैं ताकि उनकी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो। लेकिन डीमार्ट इकलौती ऐसी सुपरमार्केट चेन है जो कि डेली डिस्काउंट्स देने के लिए जानी जाती है। आज हम बात करेंगे कि जहाँ पर बाकी सुपरमार्केट्स मुनाफा कमाने के लिए तरस रहे हैं, वहाँ पर डीमार्ट इतने ज़्यादा डिस्काउंट्स देने के बाद भी हमेशा प्रॉफिटेबल रहता है। बात करें फाइनेंशियल ईयर 2022 की, तो डीमार्ट ने 30,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। साथ ही 1600 करोड़ रुपए के प्रॉफिट के साथ डीमार्ट इंडिया की टॉप 50 कंपनीज के अंदर शुमार हो गई। साथ ही आज तक डीमार्ट का कोई भी स्टोर कम प्रॉफिट या कम सेल्स के चलते बंद नहीं हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन सी रीजन्स हैं जिनके कारण डीमार्ट इंडिया की नंबर 1 सुपरमार्केट चेन बन पाई। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको आगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग केस स्टडीज सबसे पहले मिल सके। डीमार्ट की शुरुआत से पहले मिस्टर दमानी एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर थे, जिन्हें की बिग बुल राकेश झुंझुनवाला जी भी अपना मेंटोर मानते थे। मिस्टर दमानी हर्षद मेहता के टाइम पर शॉर्ट सेलिंग करके पैसे बनाते थे, मतलब शेयर्स जब महंगे होते तब उन्हें बेच देते और शेयर्स की प्राइस जब नीचे डाउन चली जाती तब शेयर्स को वापस से खरीद लेते थे। डीमार्ट को इंडिया की नंबर 1 सुपरमार्केट चेन बनाने में स्टॉक मार्केट कैरियर ने मिस्टर दमानी की काफ़ी हेल्प की, क्योंकि मिस्टर दमानी को पता था कि किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ऐसे अपनी बिजनेस को जल्दी से जल्दी प्रॉफिटेबल बनाकर अपने शेयर होल्डर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया जाता है। इसी कारण डीमार्ट का शेयर प्राइस जहां 2017 में 600 रुपीज़ था, वो आज 2022 में 4,000 रुपये है। मतलब 5 सालों के अंदर 500% से ज़्यादा रिटर्न शेयर होल्डर्स को डीमार्ट से मिला है। डीमार्ट की शुरुआत से पहले मिस्टर दमानी जी ने अपना बाजार सुपरमार्केट चेन की फ्रेंचाइजी लेकर रिटेल इंडस्ट्री के अंदर अपना पहला कदम रखा, लेकिन मिस्टर दमानी जी को अपना बाजार का बिजनेस मॉडल ज़्यादा पसंद नहीं आया और इसीलिए वो दुनिया की सबसे बड़ी सुपरमार्केट चेन वॉलमार्ट को समझने के लिए यूएस चले जाते हैं और वहाँ पर वॉलमार्ट के ऑपरेशंस को काफ़ी डीपली समझते हैं कि कैसे इतने डिस्काउंट्स देने के बाद भी वॉलमार्ट प्रॉफिटेबल रहता है। साथ ही वॉलमार्ट ऐसी कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करता है जिसकी वजह से वो अपने प्रोडक्ट की सेलिंग साइकिल को काफ़ी इंक्रीज कर पाता है। वॉलमार्ट के बिजनेस मॉडल को समझने के बाद मिस्टर दमानी वापस इंडिया आते हैं और 2002 में मुंबई के पवई में डीमार्ट का पहला स्टोर ओपन करते हैं। शुरुआत में मिस्टर दमानी ने डीमार्ट के एक्सपेंशन से ज़्यादा डीमार्ट की प्रॉफिट पर ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि मिस्टर दमानी प्रॉफिट से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। इसीलिए डीमार्ट ने शुरुआत में बहुत ही धीरे धीरे एक्सपेंशन किया और 8 सालों में 2010 तक डीमार्ट ने केवल 25 स्टोर्स ही ओपन किए। लेकिन आज 12 साल बाद डीमार्ट के 14 राज्यों में 100 से ज़्यादा शहरों के अंदर 300 से ज़्यादा स्टोर्स हैं, जो कि दमानी जी को इंडिया का 3rd रिचेस्ट पर्सन बनाते हैं। वहीं 2020s में तो मिस्टर दमानी इंडिया के 2nd रिचेस्ट पर्सन थे। तो चलिए अब बात करते हैं डीमार्ट के बिजनेस मॉडल की, जो कि डीमार्ट को बाकी सुपरमार्केट चेन से बिल्कुल अलग बनाते हैं। जो फर्स्ट रीजन है वो है लैंड एक्विजिशन। डीमार्ट अपने 80% से ज़्यादा स्टोर्स को खुद ओन करता है। मतलब भाई साहब, डीमार्ट रेंट का तो कोई सरदर्द पालना ही नहीं चाहता। जहां बाकी कंपनीज प्रॉफिट से ज़्यादा एक्सपेंड करने पर ध्यान देती हैं, वहाँ पर डीमार्ट कहता है कि भाई हम तो पहले प्रॉफिट कमाएंगे और उस प्रॉफिट से कोई नया स्टोर ओपन करेंगे। इसलिए शुरुआती सालों में डीमार्ट का एक्सपेंशन बहुत धीरे था, लेकिन अब ऑटोमेटिकली डीमार्ट का एक्सपेंशन काफ़ी फास्ट हो गया। इससे डीमार्ट को 3 मेजर एडवांटेज मिलती हैं। पहला तो डीमार्ट को कोई रेंट पे नहीं करना पड़ता, जहां बाकी कंपनीज अपने रेवेन्यू का काफ़ी भारी भरकम हिस्सा रेंट पर स्पेंड करती हैं, वहां पर डीमार्ट अपना रेंट बचा लेता है। दूसरा, जहां पर बाकी सुपरमार्केट्स एक्सपेंड करने के लिए बैंकों से भारी भरकम लोन लिए हुए हैं, वहां पर डीमार्ट के पास लोन का भी कोई सरदर्द नहीं है। और तीसरा, डीमार्ट के पास लोकेशन एडवांटेज है। मानकर चलिए आपने एक जगह किराए पर लेकर अपना सुपरमार्केट शुरू किया और 5 साल का रेंट एग्रीमेंट बनवा लिया, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम का एग्रीमेंट बनवाना आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि आपका सुपरमार्केट चलेगा ही चलेगा। लेकिन बाय लक आपका सुपरमार्केट अच्छा चलने लगता है, आपके पास काफ़ी प्रॉफिट है,
आपके स्टोर के अंदर कस्टमर्स का फुटफॉल भी काफ़ी ज़्यादा होने लग गया है। लेकिन 5 साल बाद उस जगह का मालिक आपसे आकर कहे कि अब आप अपने स्टोर को और कहीं पर शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं इस जगह को और किराए पर नहीं देना चाहता। ऐसी कंडीशन में आपके पास उस जगह की लोकेशन एडवांटेज नहीं है। ऐसे में अगर वो बिल्डिंग ओनर आपसे ज़्यादा रेंट की मांग करे तो भी आपको ज़्यादा रेंट देना पड़ेगा, नहीं तो आपके कस्टमर्स टूट जाएंगे। लेकिन डीमार्ट के पास उनके स्टोर्स की लोकेशन का एडवांटेज है, क्योंकि डीमार्ट अपने स्टोर्स को खुद ही ओन करता है। सेकंड जो रीजन है वो है लो ऑपरेशनल कॉस्ट। आप जब भी किसी डीमार्ट के स्टोर पर जाओगे तो वहां पर आपको ज़्यादा तामझाम देखने को नहीं मिलेगा। सिंपल सा लो कॉस्ट इंटीरियर होगा, रैक्स फुल भरी होंगी, बिलिंग काउंटर्स भी बहुत कम होंगे ताकि एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट बचाई जा सके, क्योंकि डीमार्ट के अंदर ज़्यादातर कस्टमर्स लाइन में लगने के लिए भी तैयार हैं। क्योंकि डीमार्ट के अंदर लोग लग्जरी देखने के लिए नहीं आते हैं, डीमार्ट के अंदर लोग आते हैं सस्ते से सस्ता सामान खरीदने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट्स लेने के लिए। क्योंकि डीमार्ट के ज़्यादातर कस्टमर या तो मिडिल क्लास से आते हैं या लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, जो कि प्राइस सेंसिटिव हैं, जिन्हें लग्जरी तामझाम धूम धड़ाके से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो बस सस्ते से सस्ता डिस्काउंटेड रेट पर सामान चाहिए। और इन्हीं चीज़ों से डीमार्ट अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत कम कर पाता है ताकि वो कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट्स दे पाए। थर्ड जो रीज़न है वो है स्लॉटिंग फीस। अब आप कहोगे कि पंकज भाई ये क्या चीज़ है? दरअसल कोई भी नई कंपनी जो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती है, लेकिन कोई भी दुकानदार उनके प्रोडक्ट्स को दुकानों पर रखने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उन्हें तो ब्रांड्स का प्रोडक्ट चाहिए। उनको डीमार्ट कहता है कि हम आपके प्रोडक्ट को डीमार्ट के स्टोर्स के अंदर रख लेंगे, लेकिन एक तो आपको प्रोडक्ट डिस्काउंटेड रेट पर देना होगा, दूसरा हम आपके प्रोडक्ट के लिए एक स्लॉट फिक्स करते हैं जहां पर सिर्फ आपकी कंपनी का ही प्रोडक्ट रखा जाएगा, जो कि हाई विजिबल होगा। साथ ही कस्टमर्स के स्टोर के अंदर आते ही आपके सामान के ऊपर उनकी नज़र ज़रूर से पड़ेगी और आपकी सेल भी होगी, लेकिन आपको उस जगह का किराया भी देना होगा। ऐसे में मैन्युफैक्चरर्स मान जाते हैं, क्योंकि एक तो डीमार्ट के अंदर लोग सस्ता खरीदने आते हैं, उन्हें ब्रांड से ज़्यादा कोई मतलब है नहीं, और दूसरा डीमार्ट के स्टोर्स के अंदर डेली बेसिस पर हजारों की संख्या में कस्टमर्स आते हैं, जिससे कि उनके प्रोडक्ट का बिकना तो तय है। और इसी कारण डीमार्ट उस प्रोडक्ट को मार्केट में सबसे सस्ते रेट्स पर बेच पाता है, बिना अपनी जेब पर कोई फर्क पटके हुए। फोर्थ जो रीजन है वो है लो कॉस्ट बाइंग कैपेसिटी। चाहे कोई भी बिजनेस हो, असली बिजनेसमैन वही है जो कि सामान को सस्ते से सस्ते रेट्स पर खरीदे, ताकि वो कस्टमर्स को डिस्काउंट भी दे दे और साथ ही उसकी जेब पर भी कोई फर्क ना पड़े। और इसी चीज को डीमार्ट अच्छे से समझता है, इसीलिए डीमार्ट M2C मॉडल पर काम करता है, मतलब मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर्स। सामान सीधा मैन्युफैक्चरर से खरीदता है, इसके बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स, कोई होलसेलर नहीं, जिससे कि डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स का कमीशन डीमार्ट के पास सेफली बच जाता है। दूसरा, डीमार्ट के पास अच्छा कस्टमर बेस है, इसलिए डीमार्ट सामान बल्क के अंदर उठाता है, अच्छी क्वांटिटी के अंदर उठाता है और मैन्युफैक्चरर से सीधा डिस्काउंट की बात करता है कि मुझे सस्ते से सस्ते रेट में ये सामान चाहिए, क्योंकि 1 किलो और 1000 किलो के दाम में अंतर होता है। तीसरा, डीमार्ट के पास अच्छा खासा कैश है, इसलिए डीमार्ट मैन्युफैक्चरर को 5 से 7 दिन के अंदर पेमेंट कर देता है, और वहीं दूसरे प्लेयर्स 60 दिन का क्रेडिट पीरियड लेते हैं। और इसी जल्दी पेमेंट के कारण डीमार्ट मैन्युफैक्चरर से और एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले पाता है, और इन्हीं चीजों के चलते डीमार्ट बाकी सुपरमार्केट से काफी सस्ते में सामान खरीद लेता है और डेली डिस्काउंट्स दे पाता है। फिफ्थ जो रीजन है वो है चीप रियल एस्टेट। बाकी जो सुपरमार्केट्स हैं वो अपना स्टोर शुरू करने के लिए बड़ी बड़ी मॉल्स के अंदर जगह लेते हैं, ताकि एक तो उनका स्टोर ज़्यादा विजिबल रहे और साथ ही मॉल के अंदर काफ़ी ज़्यादा पब्लिक आती है, जिससे कि उनका सामान भी काफ़ी ज़्यादा बिक जाए। डीमार्ट अपने स्टोर्स को शहर के बाहर शुरू करते हैं, ताकि वो वहाँ पर एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकें, बड़ी पार्किंग तैयार कर सकें। साथ ही स्टोर के लिए ज़मीन भी काफ़ी सस्ते रेट्स पर मिल जाती है। और रही बात कस्टमर विजिट्स की, तो डीमार्ट के पास पावर ऑफ प्राइसिंग है। डीमार्ट के जितना सस्ता सामान कोई दे ही नहीं सकता, इसी कारण कस्टमर्स उनके स्टोर्स तक खींचे चले आते हैं। ज्यादा फुटफॉल के कारण डीमार्ट की रियल एस्टेट की वैल्यू भी टाइम टू टाइम इंक्रीज होती है। आज अगर डीमार्ट किसी भी जगह पर शुरू होता है तो डीमार्ट उस जगह की एक एमिनिटीज बन जाती है। डीमार्ट के कारण वहाँ की जमीन के रेट्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। लास्ट और सिक्स्थ रीजन है माउथ मार्केटिंग। रिटेल इंडस्ट्री के अंदर माउथ मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बिजनेस की माउथ मार्केटिंग नहीं हो रही है तो आप समझ जाइए कि आप कस्टमर सेटिस्फिकेशन और आप अपने बिजनेस के USP यूनिक सेलिंग पॉइंट पर काम नहीं कर रहे हैं। डीमार्ट के पास पावर ऑफ प्राइसिंग का USP था,
जो कि डीमार्ट के बहुत काम आया। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार अगर हम किसी भी चीज़ को मार्केट से सस्ते में खरीद लेते हैं तो हमारी साइकोलॉजी है कि हम उस चीज़ को लोगों के साथ शेयर जरूर से करेंगे। और यही चीज़ डीमार्ट के साथ भी हुई। जिन्होंने भी डीमार्ट से शॉपिंग की उन्होंने डीमार्ट के बारे में अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बताया, जिससे कि डीमार्ट की माउथ मार्केटिंग हुई और जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स थे वो भी डीमार्ट के कस्टमर बन गए। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी आपसे किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।